बाकी लोग कहाँ चले गए? हेलो, टेस्ट प्रिपेयर करने? चलो ठीक है, वी आर डूइंग सम पेंडिंग करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर, और वो सारा पेंडिंग करंट अफेयर्स करके खत्म करते हैं आज, और फिर सैटरडे में भी एक क्लास होगा। सो विल बी कंप्लीटिंग आवर ऑल पेंडिंग करंट अफेयर्स बाय सैटरडे, है ना? ठीक है, आज और एक और क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, बहुत सारा टॉपिक हम लोगों को करना है। तो मैपिंग ऑफ फीटल ब्रेन एट आईआईटी मद्रास। फीटल मतलब जब कोई बेबी वूम में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं, है ना? उसके ब्रेन का मैपिंग आईआईटी मद्रास वाले कर रहे हैं। इससे क्या हमें सीखने के लिए मिलेगा? स्विट्जरलैंड ने इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है वो सस्पेंड कर दिया है। सेंटा अना विंड होता है, एक विंड, है ना? एंड क्लाइमेट चेंज फ्यूलिंग वाइल्ड फायर इन मालिबू। वाइल्ड फायर मतलब जंगल में आग। तो सेंटा अना विंड की वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली आग पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारा चीज आर्कटिक टुंड्रा, तो ये इन्वायरमेंट में आ जाएगा। वेल्थ टैक्स इकोनॉमी में आ जाएगा, ये आईआर में आ जाएगा। आईआईटी मद्रास और ब्रेन वाली चीजें कहां पे आ जाएंगे? आपका साइंस में आ जाएगा। फिर गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, ये आपका आ जाएगा इकोनॉमी में, और इंडिया श्रीलंका रिलेशन आ जाएगा आईआर में। तो ये सारा टॉपिक्स हम लोग को अभी कवर करना है, ठीक है? एक एक करके कवर करना है। स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है? फर्स्ट टॉपिक इज मैपिंग ऑफ फीटल ब्रेन एट आईआईटी मद्रास, पोटेंशियल फॉर ब्रेक थ्रू इन न्यूरोलॉजिकल रिसर्च। तो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए फिलहाल कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ठीक है? बस आपको ये जानना है कि जब कोई भी बच्चा वुम में होता है, फीटस, उसको फीटस बोलते हैं, और टोटल कितना ड्यूरेशन वुम में गुजारना होता है? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लें तो एक को क्या बोलते हैं? ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं, 3 मंथ्स का, है ना? 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से उसको आईआईटी मद्रास ने मैप करने की कोशिश की है कि कैसे उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ सकता है और ऑप्शन में आईआईटी मद्रास हो सकता है, तो आप क्या लगा दोगे? आईआईटी मद्रास। 3D मैप, हाई रेजोल्यूशन का 3D मैप अगर मिलेगा कि कैसे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है, तो उससे काफी कुछ लर्निंग समझ में आएगी। खासकर पहला कि ब्रेन डेवलपमेंट होता कैसे है, दूसरा अगर बच्चे में बाई बर्थ कोई डिसऑर्डर होता है तो डिसऑर्डर किस वजह से होता है, ये कैसे हो रहा है, ये कब डेवलप हो रहा है। समझ में आ रही बात, है ना? अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों की तरह रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते, है ना? या तो बहुत स्लो होंगे, है ना, या बोलने में स्लो होंगे, या काम करने में स्लो होंगे, या बहुत लेट उनका रिस्पॉन्स होगा, या 10 साल की उम्र में 3-4 साल के बच्चों जितना आईक्यू होगा। तो ऐसे कंडीशन को ऑटिज्म बोला जाता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग एक टर्म बोलते हैं, और वो टर्म का नाम है ऑटिज्म। क्या नाम है? बोलो। ऑटिज्म। तो ऑटिज्म जो है, वो ऑटिज्म का शिकार भी अगर बच्चे होते हैं तो किस वजह से हो रहे हैं? कई बार जेनेटिक फैक्टर रहता है, कई बार पैदा होने के बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर रहता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब सिर्फ एयर नहीं है, है ना? आसपास का माहौल क्या है, उसको खाने में क्या मिल रहा है, सो कब रहा है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है चाइल्ड को। समझ में आ रही बात? बिल्कुल एकदम बेसिक, बॉर्न हुआ उसी टाइम पे, है ना? ऑटिज्म, मेरी रिलेटिव में भी एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, ठीक है? तो जब मैं देखता था कि 2 साल 2.5 साल में ये बच्चा उतना अच्छा नहीं कर रहा है, और मैं उन रिलेटिव के यहाँ गया था तो देखा उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाया जा रहा है। तो वही हो गया इन्वायरमेंटल फैक्टर। आई वाज लाइक, ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और तुम लोग बोल रहे हो कि इसको डॉक्टर को दिखाना रहता है, इसका हेल्थ क्या रहता है? खराब रहता है। वाह, बहुत अच्छे पेरेंट्स हो तुम लोग, ठीक है? तो जो 2.5-3 साल का था, जब मैं उनके पेरेंट्स को थोड़ा डांट के आया, उसके बाद से वो सब थोड़ा सा कंट्रोल उन लोगों ने किया, बट जो 2-3 साल में वो डैमेज कर चुके थे, वो वापस रिकवरी होना क्या रहता है? मुश्किल होता है।
बट कई बार ऐसा डेवलपमेंट फीटस के टाइम पे ही हो रहा होता है। तो ये सब कुछ मैपिंग से क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। समझ में आ रही बात? बस इस पहले टॉपिक में और कुछ भी नहीं है, बस यहां से यहां तक एक छोटा सा टॉपिक है, उसी को हम लोगों ने एनालिसिस किया है। ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, वुम में जब होगा तो ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है ना। एक होता है धरानी एटलस, बोलते हैं इसको धरानी। धरानी एटलस क्या है? दिस मैप कॉल्ड धरानी इंक्लूड्स ओवर 5000 ब्रेन सेक्शंस एंड मोर देन 500 ब्रेन रीजन। ब्रेन के सेक्शंस और ब्रेन के रीजन से जो मैप बनेगा ब्रेन का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धरानी। मान लो प्रीलिम्स से पूछे धरानी क्या है, तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? ठीक है, बस यही चीज है। फोकस कहां पे है? सेकेंड ट्राइमेस्टर पे। 3 मंथ्स का पहला ट्राइमेस्टर, फिर सेकेंड। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें यूज किया गया है, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब इतना खास काम नहीं आता है ना। और बच्चे के डिसऑर्डर में इन्वायरमेंटल फैक्टर रहते हैं, जेनेटिक फैक्टर रहते हैं। समझ में आ रही बात? अच्छा अभी भी लेकिन ब्रेन को, खासकर बच्चे को, ब्रेन को, इमेज को मैप करने में चैलेंज रहेगा। इतना आसान नहीं है कि फीटस का ब्रेन को क्या कर लेना, मैप कर लेना। उसके लिए टेक्नोलॉजी जरूर बनाई है आईआईटी मद्रास में, बट बहुत आसान सा काम ये नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑटिज्म मैंने बता दिया ना, ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म के बारे में सारी चीजें हैं। ऑटिज्म क्या है? ऐसा बिहेवियर जिसमें सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज बच्चों को आ जाती है। रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स बच्चों में आ जाता है। रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर और रिपीटेटिव बिहेवियर्स मतलब एक नॉर्मल सा थोड़ा कॉग्निटिव स्लो बच्चा, वैसा सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटिज्म बोलते हैं। बस दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। ऑटिज्म अलग से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आईआईटी मद्रास और ये सारा चीज जो है आपको धरानी एटलस सब कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड टॉपिक पे आता है। सेकंड टॉपिक अगेन है आपका प्रीलिम्स के लिहाजे से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस के लिहाजे से नहीं। और अगर मेंस की बात करें तो जीएस पेपर 2 आईआर में आएगा। बट मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? देखो, जब हम आईआर पढ़ते हैं, है ना, तो क्या पढ़ते हैं आईआर में? एक इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेड। ट्रेड होता है कि नहीं होता है? एक इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रेड। अब ट्रेड करने के लिए इंडिया चाइना से कैसे ट्रेड करेगा, चाइना यूएस से कैसे ट्रेड करेगा, यूएस इंडिया से कैसे ट्रेड करेगा, इंडिया जापान से कैसे ट्रेड करेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कैसे ट्रेड करेगा, ऑस्ट्रेलिया जापान से कैसे करेगा, ऑस्ट्रेलिया यूएस से कैसे करेगा, ऑस्ट्रेलिया चाइना से कैसे करेगा, इंडिया पाकिस्तान से कैसे करेगा, इंडिया स्विट्जरलैंड से कैसे करेगा, इंडिया ईरान से कैसे करेगा, ईरान स्विट्जरलैंड से कैसे करेगा। हर दो कंट्री के बीच में ट्रेड का अलग अलग रूल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, हो सकता है। तो अलग अलग रूल होगा, बहुत सारा तामझाम होगा, तो ट्रेड कम ही होगा, बहुत सारा बैरियर रहेगा, है ना। इसका उससे नहीं हो रहा, उसका उससे नहीं हो रहा है। तो सारी कंट्रीज ने या बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके ट्रेड से रिलेटेड एक अग्रीमेंट किया, और अग्रीमेंट करके 1 जनवरी 1995 को एक बॉडी बनाया, वर्ल्ड बॉडी, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या है? ट्रेड को फैसिलिटेट करना। किसको फैसिलिटेट करना? ट्रेड को। ये सब एक दूसरे से रूल मत बनाओ, मेरा बॉडी बन जाओ, मैं रूल बनाऊंगा, सब फॉलो करो। समझ में आई बात? तो ट्रेड क्या होगा? फैसिलिटेट होगा कि नहीं होगा? टैरिफ्स को कम करना। किसको कम करना? टैरिफ्स को। ट्रेड बढ़ाना, टैरिफ्स कम करना। तो इसने बोला देखो, जो भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनता है, सब कंट्री एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दे दो। कैसा टैग दे दो? मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब हर कंट्री एक दूसरे को बहुत ज्यादा फेवर करो ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए फेवर करोगे तो टैरिफ क्या कर दोगे? कम। रेस्ट्रिक्शंस क्या कर दोगे? कम। टैरिफ समझते हो ना, टैक्स, ठीक है। अगर यहां से कोई श्रीलंका कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पर टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा? वो टैरिफ को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। तो वैसे ही हर कंट्री एक दूसरे को डब्ल्यूटीओ के अंदर क्या देती है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग। किसी वजह से मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग हटाया भी जा सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, कई बार ऐसी वजह होती है। अब वैसा ही आया है, स्विट्जरलैंड ने बोला है कि इंडिया जो है, इंडिया के ऊपर से हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है वो हटा देते हैं। इंडिया स्विट्जरलैंड एक एग्रीमेंट साइन कर रहा था, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट।
DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। मान लो तुम्हारी एक कंपनी स्विट्जरलैंड में बेस्ड है ना, वहां पे स्विट्जरलैंड में तो उसका हेड ऑफिस है, काम कहां कर रहा है, इंडिया में। अब प्रॉफिट तुमको इंडिया में दिखाना है, बट तुमने दिखाया इंडिया में 0 प्रॉफिट है, और सारा प्रॉफिट कहां भेज दिया, स्विट्जरलैंड में। ठीक बात है। तो हमने ये देखा कि स्विट्जरलैंड में अब इंडियन गवर्नमेंट तुमसे टैक्स ले ही नहीं पा रही है, क्योंकि तुम दिखा रही हो कि नहीं नहीं हमारा प्रॉफिट तो इंडिया में हो ही नहीं रहा, फाइनल प्रॉफिट कहां पे हो रहा है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में दिखाओ कि नहीं नहीं प्रॉफिट तो इंडिया का था, हम तो उसके बाद यहां पे ला रहे हैं, तो प्रॉफिट इंडिया का था तो स्विट्जरलैंड में टैक्स क्यों दे। तो एक तरह से तुम्हारी कंपनी क्या करी है, यहां भी टैक्स बचा ले रही है और वहां भी टैक्स बचा ले रही है। तो ये टैक्स नहीं बचाओ दोनों जगह, दोनों कंट्री को नुकसान नहीं हो, उसके लिए कंट्रीज आपस में अग्रीमेंट साइन करती है। क्या साइन करती हैं, अग्रीमेंट। उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, दोनों कंट्री में आप टैक्स को अवॉइड नहीं कर पाओ। समझ में आई बात। उसी में इंडिया स्विट्जरलैंड, ये 1 जनवरी से ये क्लॉज इफेक्टिव होगा, बट स्विट्जरलैंड ने इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग हटा लिया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड बोलता है कि हम लोग इंडिया को फेवर करते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग देके रखते हैं, टैरिफ्स कम रखते हैं, बट इंडिया रेसिप्रोकेट नहीं करता है। क्या नहीं करता है, स्विट्जरलैंड से जो चीज यहां आता है उस पर बहुत टैक्स लगाता है। क्या लगाता है, बहुत टैक्स। अब स्विट्जरलैंड से यहां क्या आता है बताओ, घड़ियां आती है ना, वॉचेस, महंगी महंगी रोलेक्स वोलेक्स कहां बनती है, स्विट्जरलैंड। तो उस पर कम टैक्स क्यों लेके क्या ही करेगा आदमी, है ना। वो सारा लग्जरी गुड्स है कि नहीं है, लग्जरी गुड्स पे जनरली इंडिया में क्या टैक्स है, 28% है कि नहीं है, जीएसटी वगैरह। तो स्विट्जरलैंड ये बोल रहा है कि हम तो इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन देके रखे हैं, बट इंडिया रेसिप्रोकेट नहीं करता है ना। एक कंपनी है नेस्ले, नाम सुना है तुम लोगों ने, अरे सबने सुना है ना। मैगी किसका खाते हो, नेस्ले का। नेस्ले कहां की कंपनी है, स्विट्जरलैंड। समझ में आ रही बात। तो बात यही है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में स्विट्जरलैंड ने MFN स्टेटस को सस्पेंड कर दिया इंडिया को, यही न्यूज है। प्रीलिम्स में आपको MFN के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या होता है वो पूछा जा सकता है। ठीक, किसने सस्पेंड किया वो पूछा जा सकता है। किसने सस्पेंड किया, स्विट्जरलैंड। तीनों में से कोई भी चीजें कहां पूछी जा सकती हैं, प्रीलिम्स में। समझ में आ रही बात। ठीक है, हो गया, टॉपिक समझा दिया, खत्म बात, है ना, कुछ खास नहीं है। और की इंप्लीकेशन ऑफ द स्विस डिसीजन, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, ये सब मेंस वाली चीजें हैं। इंप्लीकेशन यही होगा कि अगर आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज हटा लिया तो वहां वाले यहां इन्वेस्ट कम करेंगे, यहां वाले वहां इन्वेस्ट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक, और क्या कम हो जाएगा, ट्रेड कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। स्विस इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, हायर टैक्स लगेगा उन पे, क्योंकि अब द मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज हटा लिया गया। यही सारी चीजें हैं इसमें, उसके अलावा और कोई खास काम नहीं है। ये पूरा डेटा है, डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन कंपनीज भी बहुत सारा स्विट्जरलैंड में है, उन पे भी असर पड़ेगा। सारा जो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सब कहां काम कर रही है, स्विट्जरलैंड में। उन पे भी टैक्स अब पहले से क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज किसने हटाया, स्विट्जरलैंड ने हटाया। बात समझ में आया। तो एक तरह से दोनों कंट्रीज को एक दूसरे में बिजनेस करने में क्या आएगा, दिक्कत आएगा। बिजनेस करने में दिक्कत आएगा, ट्रेड वॉल्यूम कम होगा, टैरिफ बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो निगेटिव चीजें ही है, कुछ खास पॉजिटिव चीज से नहीं। ठीक है, पोटेंशियल बॉर्डर इंपैक्ट ऑन रूलिंग, यही सब चीजें हैं, कुछ खास नहीं है। चलो थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है, सेंटा अना विंड्स एंड क्लाइमेट चेंज फ्यूलिंग वाइल्ड फायर इन मालिबू, है ना। मालिबू कहां पे है, कैलिफोर्निया में। USA के नाम जान सुने आप लोगों ने, अरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुना हुआ है, तो उसी में कैलिफोर्निया एक जगह है, और कैलिफोर्निया के में क्या, कौन सा जगह है, मैलिबू। तो मैलिबू में जंगल में उधर आग लगा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइल्ड फायर। और वाइल्ड फायर का जो रीजन है वो क्या है, सेंटा अना विंड्स। अच्छा, विंड क्यों आता है, विंड क्यों, हवा क्यों बहती है, कोई बताएगा, हवा क्यों बहती है, हवा। अच्छा एक बात बताओ, बस ऐसे बताना, ठीक है। अगर जैसे गैस सिलेंडर,
ठीक है, क्या है? गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर को ऐसे खोल दो, है ना, खोल दोगे तो गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो, अरे बोलो, क्यों गैस निकल रहा है? बताओ बेटा, तुम बताओ। क्योंकि सिलेंडर के अंदर गैस है तो निकल रहा है ना। आप लोग बोल रहे हो प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, सही, ज्यादा सही आप ही लोग बोल रहे हो, बट ये तो समझ में आ रहा है ना, सिलेंडर के अंदर क्या है? गैस है तो बाहर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन बाहर में भी तो गैस है, हम लोग सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो क्या ले रहे हैं? गैस ही तो ले रहे हैं। तो बाहर से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? सिलेंडर से बाहर जा रहा है, क्योंकि सिलेंडर में गैस है तो गैस जहां है वहां से बाहर जा रहा है। तो बाहर से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? कोई बोलेगा सर सिलेंडर में गैस ज्यादा है। सिलेंडर में गैस ज्यादा है कि एनवायरमेंट में ज्यादा है? एनवायरमेंट में ज्यादा है। तो गैस दोनों जगह है, ज्यादा बाहर है तो ज्यादा कम से मतलब नहीं है। प्रेशर ज्यादा जहां है, जहां पे ज्यादा क्या है? प्रेशर। प्रेशर सिलेंडर में ठूस ठूस के गैस रखा हुआ है ऐसे, तो अब उसको जगह मिल रहा है बाहर निकलने के लिए खुले में। समझ में आई बात? एक रूम में 50 लोग हैं, खोलते ही बाहर भागेंगे सब। बाहर लोग ज्यादा है बट यहां पे ठूसे हुए। समझ में आ रही बात? तो वही चीज है, प्रेशर का जब डिफरेंस बनता है, अब गैस सिलेंडर से ऐसे निकल रहा है गैस, तो वो एक तरह से एयर फ्लो है कि नहीं? क्या है? एयर फ्लो। मतलब सिलेंडर में क्या था? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से जहां प्रेशर कम होगा वहां अगर एयर जाएगा तो उसी से क्या होता है? एयर का फ्लो होता है। अंडरस्टूड? आसान है समझना, ठीक है। तो सेंटा आना विंड्स भी वैसी ही है, और ऐसे हिल्स पे डाउन साइड में सेंटा आना विंड्स क्या करती हैं? ब्लो करती है ना। और ऊपर से जब नीचे डिसेंड करती हैं सेंटा आना विंड्स, तो डिसेंड करते समय ये क्या करती है? मॉइस्चर वगैरह को कम कर देती है। मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर समझते नहीं, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वगैरह को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। और नीचे आती है, ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगा तो जितने पेड़ पौधे और ये सब रहेंगे वहां पे मॉइस्चर क्या हो जाएगा? बहुत कम। और जब मॉइस्चर कम होगा मतलब सूखने लगेगा, वही वो टाइम है जब आग पकड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मॉइस्चर रहे, है ना, जुलाई अगस्त में वाइल्ड फायर इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर किसी ने सिगरेट पी के फेंक भी दिया तो मिट्टी जो है, घास जो है, पत्ते जो है वो गीले हैं, है ना, गीले हैं तो नहीं जला, जल के फिर बुझ गया। यहां तक जल रहा था फिर वहां गीला था, बुझ गया। आई बात समझ में? तो मॉइस्चर कंटेंट कम होने की वजह से तो यही है सेंटाना। और क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्या हो रहा है? ये सारा चीज बढ़ ही रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है, तो वाइल्ड फायर भी बढ़ रहा है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंटा आना क्या है ना, क्रिसमस पे जो आके गिफ्ट देके जाता है, तो वो नहीं, सेंटा आना इज ए विंड। ठीक। फायर फाइटर्स आर कंटिन्यूइंग टू बैटल द फ्रैंकलिन फायर इन मॉलिबू कैलिफोर्निया विच स्टार्टेड ऑन December 9, है ना। The blaze is currently 20% contained and authorities predict it will take several days to extinguish fully. बहुत टाइम लगेगा अभी इसको खत्म करने में, ठीक बात है। सेंटा आना विंड्स क्या है? सेंटा आना विंड्स occur when high pressure builds over the Great Basin, the region between the Rocky Mountains and Sierra Nevada mountain range, while low pressure develop over California. Mountain range पे हाई और कोस्ट मतलब जहां पे बीचेज है वहां पे लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या बहता है? विंड। समझ में आ रही बात? दिस प्रेशर डिफरेंस कॉज पावरफुल विंड टू मूव फ्रॉम इनलैंड डेजर्ट टुवर्ड द पैसिफिक ओशन, और वो कंप्रेस हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ज्यादा हीट आके इधर कंप्रेस हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट होके सारा मॉइस्चर को उड़ा दे रहा है, और उसकी वजह से वहां पे ह्यूमिडिटी कम हो जाता है, मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, और वहां पे फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लो प्रेशर है, इधर क्या है? हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, पैसिफिक ओशन की तरफ क्या बहेगा? विंड आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ गए ना। सेंटा आना विंड्स अगर पूछा जाए कि सेंटा आना विंड्स कहाँ है ना, ऑप्शन अफ्रीका, अमेरिका, समझ में आ रही बात, एशिया, कुछ ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सिर्फ इतना भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, और सिर्फ इतना ही पूछने के चांसेस ज्यादा है।
थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके पूछा जा सकता है कि ऊपर से विंड नीचे गया कि नीचे से ऊपर गया, किधर गया, ये भी पूछा जा सकता है। ऊपर से नीचे आया तो फिर ज्यादा गर्म होके आया या ठंडा होके आया, ठंडा होके आएगा तो फिर तो वो मॉइस्चर उड़ा ही नहीं पाएगा, गर्म रहेगा, हीट रहेगा तभी तो मॉइस्चर उड़ा पाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारा चीज पूछा जा सकता है। ठीक, क्लाइमेट चेंज की वजह से तो सारा चीज बढ़ ही रहा है, तो क्लाइमेट चेंज को तो हम लोग कितना भी डिस्कस करें कम ही है ना। क्लाइमेट चेंज देखो, जब भी हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक तो क्लाइमेट चेंज का रह ही रहा है ना। टुंड्रा समझते हो क्या? टुंड्रा, आर्कटिक अंटार्कटिक समझते हो क्या? बोलो, अंटार्कटिक और आर्कटिक समझते हो? ये अगर अर्थ है, ऊपर वाला रीजन क्या है? आर्कटिक, नीचे वाला क्या है? अंटार्कटिक, है ना। तो आर्कटिक में ऊपर की तरफ जाएंगे जहां पे परमानेंटली आइस जमा हुआ है, ऊपर के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टुंड्रा रीजन। नीचे वाले रीजन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन में क्या है? बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है ना। जैसे कि मान लो तुम सब्जी लाते हो, बाहर रखो 2 दिन में खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखो कितने दिन में खराब होगा? 4 दिन, 6 दिन। मतलब कि वहां पे जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे जो डिसएसोसिएशन है वो क्या होता है? बहुत स्लो हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो आर्कटिक रीजन में, टुंड्रा रीजन में जो भी आपके पेड़ पौधे या फिर जो भी एनिमल के रिमेनिंग्स हैं वो एक तरह से आइस के नीचे बंधे हुए, आइस के नीचे दबे हुए, है ना। और पूरा कार्बन का एक तरह से क्या बना हुआ है? स्टोरेज बना हुआ है। लेकिन जब वो हीट होगा तो आइस पिघलेगा, पिघलेगा तो पूरा कार्बन कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो वही टुंड्रा रीजन में हो रहा है। आर्कटिक टुंड्रा नाउ एमिट्स मोर कार्बन, जो उसके नीचे दबा हुआ था वो ज्यादा कार्बन क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। समझ में आई बात? है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग जितना हमारे यहां हो रहा है उससे 4 गुना ज्यादा आर्कटिक रीजन में हो रहा है। उसका रीजन क्या है बताओ? देखो, हमारे यहां तो यहां पे सन का रेज आया, है ना। सन का रेज आया, यहां पे CO2 था, उसने पकड़ लिया, गर्म हो गया। थोड़ा सा CO2 बढ़ गया, थोड़ा सा और पकड़ लिया, गर्म हो गया। समझ में आई बात? लेकिन आर्कटिक में क्या हो रहा है? आर्कटिक पे क्या है? आइस जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है? बोलो, क्या जमा हुआ है? आइस। आइस कैसा होता है बेटा? अरे बोलो ना, व्हाइट होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? व्हाइट। तो यहां से सन का रेज आया और ये व्हाइट है तो पूरा पूरा क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, चला गया। मतलब गर्म नहीं हुआ, लेकिन गर्मी से थोड़ा सा पिघल गया। क्या हुआ? पिघल गया। अब पिघल गया तो यहां पे ये वाटर जो है, वाटर हीट को रिटेन करेगा कि नहीं करेगा? ये गर्म होगा तो और गर्मी करेगा कि आसपास की नहीं करेगा? तो यहां पे एक तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट बन रहा है। कहां पे? जहां पे आइस है या पोलर रीजन्स है वहां पे क्लाइमेट चेंज ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे जैसे ये आइस जो है जमा हुआ है, ये पिघल रहा है, इसके नीचे जो दबा हुआ कार्बन है जिसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, बताया था ना लास्ट क्लास में, क्या बोलते हैं? परमानेंटली फ्रॉस्ट। ये कहां निकल रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो इसका मतलब आर्कटिक जो है अब ज्यादा एमिशन कर रहा है और एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? कम कर पा रहा है। ये है आर्कटिक की परेशानी। ठीक है, चलो बस यही सब चीज है, पूरा टॉपिक है जो इसी से भरा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसकी वजह से वाइल्ड फायर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैन द आर्कटिक टुंड्रा बी रिस्टोर्ड? हाँ, रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी ये है कि बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों को कहां करना होगा? स्टोर कर देना होगा, है ना। नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले प्रिंसिपल पे हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये सारा टॉपिक जो है इजी टॉपिक है, किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ समझने के लिए खास नहीं है। वेल्थ टैक्स क्या होता है? टैक्स तो सब समझते हो, है ना। अगर आप नमकीन खाते हो तो उस पर कितना टैक्स लगेगा बताओ? सॉल्टेड अगर पॉपकॉर्न खाते हो तो कितना टैक्स लगेगा सॉल्टेड पे? 12%। और कैरेमलाइज्ड खाओगे तो कितना लगेगा? 18%, है ना। तो
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि जब आप सॉल्टेड पॉपकॉर्न खाते हो, इट्स अ नमकीन, और नमकीन पे कितना टैक्स है? 12%। और जब आप कैरेमलाइज मतलब मीठा, मीठा पॉपकॉर्न खाते हो तो मीठे चीजों पे टैक्स कितना है? 18%, है ना? तो उस पे टैक्स 18 लगेगा, इस पे टैक्स कितना लगेगा? 12 लगेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो यही चीज है। टैक्स तो हम समझ ही रहे हैं क्या है। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी जाके तुमको तुम्हारे नेसेसरी के लिए तुमको जाके साबुन तो खरीदना ही है, तेल तो खरीदना ही है। कितना भी गरीब आदमी हो उसको ये बेसिक चीजें खरीदनी है कि नहीं खरीदनी? बोलो। तो अगर अंबानी एक सोप खरीद रहे हैं, हम लोग एक सोप खरीद रहे हैं, तो सोप पे जो टैक्स देना पड़ रहा है वो भी उतना ही दे रहा है, हम भी उतना ही दे रहे हैं। गरीब और हमसे बहुत गरीब भी है वो भी उतना ही दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि हम शॉपकीपर को दे के आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट को दे रहा है, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, जो इनकम करेगा डायरेक्टली किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। समझ में आई बात? तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? जीएसटी वगैरह है, सब कोई बराबर ही दे रहा है। तो ज्यादा अच्छा क्या है? अगर गरीबी को कम करना है, इनइक्वालिटी को कम करना है, तो ज्यादा अच्छा डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? बताओ। ज्यादा अच्छा डायरेक्ट है, जो ज्यादा अर्न कर रहा है उसे ज्यादा ले लो, खत्म बात। क्योंकि इनडायरेक्ट तो सबको बराबर ही देना पड़ रहा है ना? अगर एक सोप खरीदेगा कोई भी इंसान तो सबको बराबर ही टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है? तो अब डायरेक्ट टैक्स में एक आता है वेल्थ टैक्स। कैसा टैक्स? वेल्थ, कि आपने अर्न किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास बहुत वेल्थ है, तो वेल्थ पे भी क्या दो? टैक्स दो। वेल्थ में क्या आ जाएगा? लैंड आ जाएगा, आ जाएगा ना? वेल्थ में क्या आ जाएगा? घर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? वेल्थ में क्या आएगा? आपका कुछ इंडस्ट्री, शेयर, अगर ये सब आपने बना रखा है वो सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इंडिया में पिछले इलेक्शन के पहले से एक डिबेट चल रहा है। अरुण कुमार बहुत बड़े प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, पहले आईएम अहमदाबाद वगैरह पढ़ा चुके हैं, तो बहुत पुराना एक डिबेट चल रहा है, बहुत मतलब खासकर इलेक्शन के पहले से, कि इंडिया में वेल्थ टैक्स आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? वेल्थ टैक्स। कि जो ज्यादा वेल्दी लोग हैं उन पे क्या लग जाए? टैक्स लग जाए। आपने 10 फ्लैट खरीदा है, चलो 10 फ्लैट का टैक्स दो अलग से, वेल्थ टैक्स। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, वेल्थ टैक्स तो उनसे ही लिया जाएगा जिनके पास वेल्थ ज्यादा है, जिनके पास कम है उनसे नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि जिनके पास अप टू 2 करोड़ तक का वेल्थ है उन पे 0 टैक्स। 2 करोड़ से जिनके पास ज्यादा टैक्स है, 2 करोड़ से 10 करोड़ तक का जिनके पास वेल्थ है, वो 2% टैक्स दे दो वेल्थ के ऊपर। जिनके पास 10 करोड़ से ज्यादा वेल्थ है वो 5% दे दो। समझ में आई बात? 100 करोड़ तक। जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा वेल्थ है वो हर साल 10% टैक्स दो वेल्थ के ऊपर, या 5% दो तब भी बहुत है। समझ में आई बात? उसको क्या बोलते हैं? वेल्थ टैक्स। अच्छा, वेल्थ टैक्स से गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? वेल्थ टैक्स से इनइक्वालिटी कम होगा कि नहीं होगा? जो ज्यादा है उनसे ले लो, जो गरीब है उनसे नहीं लिया, उधर से लिया इनको स्कीम्स में दे दिया, तो वेल्थ टैक्स अच्छा है। बट मान लो तुम एक यूट्यूबर हो, तुम्हारे पास 50 करोड़ का वेल्थ है, समझ में आ रही बात? तुमसे वेल्थ टैक्स लिया जा रहा है, तुमने अपना सारा वेल्थ यहां बेचा और कहां खरीद लिया? दुबई में, ठीक है? अब ऐसे लोग अपना कंट्री छोड़ छोड़ के दूसरे कंट्री जाना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़े बड़ी कंपनी ने यहां इन्वेस्ट किया हुआ है, सबको अगर वेल्थ टैक्स देना पड़े तो यहां इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो एक डाउन साइड भी है कि इन्वेस्टमेंट कम होगा, रिच लोग ज्यादा यहां से जाने लगेंगे। बट अच्छी चीजें भी हैं। अच्छी चीजें क्या है कि डायरेक्ट टैक्स जो है, इनकम टैक्स वगैरह बहुत कम लोग देते हैं इंडिया में, उसमें बहुत लोग तो बहुत ही कम देते हैं, बस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं हर साल और टैक्स लगभग 0 पे करते हैं। तो यही पूरा डेटा वेटा यहां पे दिया हुआ है। वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा डिस्कशन मेंस के लिहाज से अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आई बात? देखो, वेल्थ टैक्स डेफिनेशन इज ए लेवाई ऑन एन इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड नेट वेल्थ. इट इंक्लूड्स एसेट लाइक रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, कैश एंड वैल्यूएबल माइनस डेट. है ना? अगर आपका 10 करोड़ का आपके पास घर है बट 3 करोड़ का लोन चल रहा है तो वो घटा दोगे तब वेल्थ आएगा. ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोलेगी नहीं लोन से हमें मतलब नहीं, तुम 10 करोड़ के ऊपर दो.
तुम्हारे पास 10 करोड़ का आज घर लिया, 10 का 10 करोड़ लोन में लिया, तो गवर्नमेंट थोड़ी तुमसे टैक्स पे लेगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि तुम्हारा वेल्थ तो वाकई में जीरो है, सब तो लोन पे लिया हुआ है तुमने। वेल्थ टैक्स समझ में आ गया क्या है? अच्छा अभी ये मेंस वाली चीजें ज्यादा है। इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इंडिया के टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है? हम जितना, जीडीपी तो समझते ही हो है ना, हम कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं? अपने जीडीपी का सिर्फ 11.78% टैक्स हम लोग कलेक्ट करते हैं। मतलब अगर जीडीपी हमारा कुछ 4 ट्रिलियन के आसपास है तो उसका 11% या 12% हम कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं? टैक्स कलेक्ट करते हैं। और उसमें से डायरेक्ट टैक्स कितना कलेक्ट करते हैं? 7%, है ना। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल जो पंचायत, म्यूनिसिपालिटी सब मिला दे तो हम मैक्सिमम कितना टैक्स कलेक्ट करते हैं? 17%। मतलब जो जीडीपी है उसका कितना परसेंट? सिर्फ 17%। और बाकी जो डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारी कंट्रीज में टैक्स ज्यादा क्या होता है? आता है जीडीपी के कंपैरिजन में। समझ में आई बात? तो जहां पे ज्यादा टैक्स आता है, अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा होगा तो एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी कि नहीं? हेल्थ में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी कि नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट करेगी कि नहीं? बोलो। तो इसका मतलब हमें, हमारे पास अगर टैक्स का पैसा ज्यादा होता तो हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हर चीजों में इन्वेस्टमेंट क्या होता? ज्यादा होता। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट के पास क्या रहता है? प्रोडक्टिविटी कम रहता है। इंडियाज रेशियो इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन मेनी अदर कंट्रीज, रिजल्टिंग इन लिमिटेड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सेक्टर। समझ में आ रही बात? ठीक है। नैरो टैक्स बेस एंड स्क्यूड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा टैक्स बेस नैरो है। टोटल पॉपुलेशन में डायरेक्ट टैक्स देने वाले पॉपुलेशन सिर्फ कितना है? 6.5। अभी डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ क्या आता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देने वाली पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 6.5%। उसमें भी 15 मिलियन ही टैक्स पे करते हैं इफेक्टिवली। 15 मिलियन कितना हुआ? 1.5 करोड़। उतना ही लोग इफेक्टिवली टैक्स पे करते हैं, मतलब कुछ मोटा पैसा पे करते हैं, बाकी लोग तो बहुत चुन्नी चुन्नी सा पे करते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है मेनी फाइल नील रिटर्न और पे नेग्लिजिबल अमाउंट, है ना। किसी ने 7 लाख तक 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो बहुत लोग यही दिखाते हैं कि उनका इनकम ही 6 लाख है। कोई दुकान खोल के बैठा है ना, कोई पकौड़े की दुकान खोल के बैठा है, भले 50 लाख कमा रहा है, वो कितना दिखाएगा? मेरा इनकम कितना है? 6 लाख, 6.5। कोई बोलता है कि नहीं थोड़ा सा इनकम टैक्स दे दो, तो मेरा इनकम कितना है? 7.5 है, चलो 50,000 रुपए मैंने थोड़ा सा टैक्स दे दिया। समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे लोग टैक्स इंडिया में भरते ही नहीं है। इनकम इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। टॉप 1% कितना परसेंट अर्न करते हैं? 22%। मतलब जितना पॉपुलेशन है उसमें से टॉप का 1% जो पॉपुलेशन है वो टोटल कितना परसेंट वेल्थ अर्न करता है? 22%। ठीक है, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स है जो कहां पे यूज करोगे? बोलो, मेंस में। अब बात यह आ रहा है कि वेल्थ टैक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर फायदा है। वेल्थ टैक्स और क्यों यूज होना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम पे हर कुछ डिजिटाइज्ड है, तो किसके पास कितना वेल्थ है ये कैलकुलेट करना थोड़ा क्या है? आसान है। समझ में आ रही बात? आज अच्छा, अभी मान लो कोई जमीन है किसी का, तो बोलेगा अगर 10 करोड़ का भी होगा तो बोलेगा 15 करोड़ का है। कितना है? 15 करोड़। तो अब तुमको खरीदना है तो तुमको 15 करोड़ में देना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि 15 करोड़ के अलावा 15 करोड़ के ऊपर वेल्थ टैक्स दो। फिर वो बोलेगा नहीं 10 करोड़ का ही, क्योंकि जितने करोड़ का बताएगा उसी पे क्या देना होगा? टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर वेल्थ टैक्स लिया जाएगा तो लोग अपनी चीजों को ओवर वैल्यू करके नहीं बताएंगे। जितना ओवर वैल्यू करोगे उतना पैसा देना पड़ेगा, क्या फायदा होगा? समझ में आई बात? तो जो ओवर वैल्यूएशन है, इन्फ्लेशन, फर्जी का जो लैंड और रियल एस्टेट का इन्फ्लेशन है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मिडिल क्लास को फायदा होगा कि नहीं होगा? है ना। मिडिल क्लास एक घर लेने में जिंदगी निकाल देता है, 20 साल इनका 20 साल EMI देता रहता है कि नहीं देता रहता है? 3 BHK के अंदर। पोटेंशियल चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, कैपिटल फ्लाइट एंड करेंसी डिक्लाइन। पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है? कैपिटल फ्लाइट एंड करेंसी का डिक्लाइन होना, है ना। अगर वेल्थ टैक्स लगा देते हैं तो जो बाहर से जिन लोगों ने पैसा लगाया है वो अपना पैसा लेके जा सकते हैं। अगर वो अपना पैसा लेके जाएंगे तो हमारा करेंसी का वैल्यू घटेगा।
हमारा करेंसी का वैल्यू घटेगा तो हमारा करेंसी का वैल्यू और ज्यादा डिक्लाइन होगा। हर चीज पॉजिटिव ही नहीं होता है, कुछ चीज नेगेटिव भी होता है। समझ में आई बात? यही है क्रिटिकल एनालिसिस। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन मेंस में कि वेल्थ टैक्स लगाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो ये पूरा पूरा है ना, चैलेंजेस एंड सोल्यूशन ये कि, और ये एडवांटेज ये, तो एडवांटेज एक साइड, चैलेंजेस सोल्यूशन एक साइड, ये सब लिखा जा सकता है। यूपीएससी एमसीक्यू कैसे पूछेगी? यूपीएससी इनका चैलेंजेस सोल्यूशन बेनिफिट इसी को 3-4 स्टेटमेंट बना के एमसीक्यू पूछ सकती है। एपीएससी थोड़ा सिंपल पूछने की कोशिश करेगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो। वेल्थ टैक्स से क्या होगा? अ बूस्ट फॉर सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर मतलब एजुकेशन, हेल्थ, सब में बूस्ट आएगा। ब्लैक इकोनॉमी को कर्व किया जा सकेगा, है ना। रोड ब्लॉक पॉलिटिकल विल है। पॉलिटिकल विल पॉलिटिकल लोग ही नहीं चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, ये लोग ही नहीं चाहते हैं कि क्या है, वेल्थ टैक्स है। उन्हीं के पास वेल्थ बहुत है, या उनके आस पड़ोस वाले लोगों के पास वेल्थ बहुत है। समझ में आई बात? तो इसलिए यही पॉलिटिकल विल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्रीलंका पे आते हैं। देखो, इंडिया श्रीलंका, इस पे मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा बस आईआर की कुछ बातें बताने के लिए इस टॉपिक को लिया है मैंने, है ना। ध्यान से सुनना, इसके अंदर मैं नहीं समझा रहा हूं, बस तुम सुनना ध्यान से। अभी इंडिया के आसपास जो इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनका एक एक करके नाम लेते हैं। पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं? बोलो, बेकार। चाइना के साथ कैसे रिलेशन है? बेकार। अभी बांग्लादेश की क्या हालत है? बोलो, बेकार। शेख हसीना तो भागी हुई है इधर, उधर से लोग रिफ्यूजी इधर ले रहे हैं, है ना। अलकायदा के टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं यहाँ पे आसाम में। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो कैसी हालत है बांग्लादेश की? बेकार। म्यांमार की कैसी हालत है? बेकार। म्यांमार की वजह से मणिपुर में प्रॉब्लम ज्यादा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, और नीचे जाओ। मालदीव्स, इंडिया आउट कर रहा था जनवरी के स्टार्टिंग में, याद आ रहा है ना, जब मोदी जी जाके लक्षद्वीप बैठ गए थे, याद आ रहा है। मालदीव से भी बहुत अच्छा रिलेशन तो नहीं है। ठीक बात है, सारा कंट्री घूम लिया। अफगानिस्तान की हालत कैसी है? बेकार। एक श्रीलंका है बचा हुआ, तो ऑब्वियस बात है कि जो बचा हुआ है उसके साथ तो थोड़ा रिलेशन ठीक रख लो। अगर वो भी खराब हो गया तो मतलब तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी सब क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो तुम कैसे शांति से सोओगे? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो श्रीलंका में अभी गवर्नमेंट बनी है, नई गवर्नमेंट बदली है। श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी 2022 में। 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस था श्रीलंका में, है ना। ऐसा क्राइसिस था कि प्रेसिडेंट रातों रात घर छोड़ के भाग गए। प्रेसिडेंट के घर पे लोगों ने कब्जा कर लिया, जैसे कि शेख हसीना के घर पे कब्जा किया था। समझ में आई बात? प्रेसिडेंट के घर में जाके लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, वैसे ही शेख हसीना वाला ही चैप्टर चल रहा था। समझ में आ रही बात? तो अभी श्रीलंका थोड़ा थोड़ा स्टेबल होना शुरू हुआ है। श्रीलंका का इकोनॉमिक हालत खराब होगा तो उसका पर कैपिटा इनकम भी खराब हो जाएगा। अब धीरे धीरे श्रीलंका में टूरिज्म रिवाइव कर रहा है। हम लोग श्रीलंका को स्टेबल कराने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, एड दे देके। क्या दे देके? एड मतलब हेल्प दे देके। बट किसी का हेल्प कब तक करोगे? तो अभी ये टॉपिक ये बोलता कि एड से अब हम लोग कहां शिफ्ट होंगे? ट्रेड में, मतलब बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? फ्री का पैसा नहीं देंगे, कुछ दो तब पैसा देंगे, कुछ बनाओ दो। अब वो लोग बोलेंगे हम बनाएंगे नहीं, हम टूरिज्म बना रहे हैं, मतलब हम अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं, आओ हमारे यहां घूम के जाओ, ठीक है, आओ हमारे यहां स्पा करा के जाओ, आओ हमारे बीचेस देख के जाओ, आओ हमारे यहां पिज्जा खा के जाओ। हम लोग ठीक है, वहीं खा के जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो टूरिज्म हो गया, और भी सेक्टर, ट्रेड वगैरह को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ट्रेड ज्यादा प्रमोट करेंगे। किसके बीच? इंडिया और श्रीलंका के बीच। क्योंकि श्रीलंका के पास भी पैसा कम है, चाइना भी उसको पकड़ के रखता है उधार उधार लोन वोन देके। तो हमें क्या चाहिए? कम से कम श्रीलंका को तो अच्छा दोस्त बना के रखें, बाकी सबकी हालत तो बहुत बेकार है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वही ये पूरा टॉपिक यही कहता है कि इंडिया में खासकर साउथ इंडिया और श्रीलंका के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, है ना। एयरपोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटी और पोर्ट्स की फैसिलिटी कहां पे इंप्रूव करना? श्रीलंका में। ट्रेड को, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रेड को इंप्रूव करना। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट है। कैसे एग्रीमेंट? ट्रेड रिलेटेड।
कि टैरिफ दोनों कंट्री क्या लेंगी, कम लेंगी, उसको और ज्यादा इनहेंस करना, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट को वापस से रिन्यू करके इनहेंस करना। समझ में आई बात की इन्वेस्टमेंट की भी बात हो, डबल टैक्स अवॉइडेंस की भी बात हो, सारी बातें उसके अंदर हो जाए। तो ये पूरा टॉपिक यही कहता है कि अभी इंडिया, और देखो ये क्या है, कंटेनर है कि नहीं है? कंटेनर में क्या होता है, ट्रेड होता है। हाथी कौन है, इंडिया है, श्रीलंका से ट्रेड उठा रहा है। समझ में आई बात है ना? तो यही सारी चीजें, बस ये देख रहे हो कैसा शर्ट पहन के आए हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट, रिसेंट प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसांके। ठीक है, बस यही सब चीजें हैं, है ना? श्रीलंका का जीडीपी कम हुआ, श्रीलंका को आईएमएफ ने लोन दिया हुआ है। ठीक है, श्रीलंका का इकोनॉमिक रिवाइवल चल रहा है, हमारा बिजनेस, श्रीलंका का बिजनेस एक दूसरे से टाइज करे, श्रीलंका को भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का फायदा मिले। ठीक है, यही सब चीज है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है? जब कोविड आया था तो चाइना में आप सबसे पहले आया था, चाइना पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया था और सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में भी होता था, तो चाइना से बाहर पहुंच ही नहीं रहा था। तो कंपनियों ने यह सोचा कि चाइना के अलावा हमें एक और कंट्री चाहिए जहां पे हम क्या कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके। उसी को क्या बोलते हैं, चाइना प्लस वन, है ना? मान लो तुम आइसक्रीम बनाती हो, आइसक्रीम पार्लर है तुम्हारा, है ना, और तुम मिल्क एक ही जगह से मंगाती हो, उसने देना ही बंद कर दिया तो तुम्हारा आइसक्रीम ठप हो जाएगा। तुम दो जगह से मंगाओगे कि नहीं मंगाओगे? एक जगह से बंद तो एक जगह से तो आता रहेगा। ठीक है, वही है चाइना प्लस वन, कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग हो ही रहा है, बड़ी कंपनीज ये चाहती हैं कि एक और कंट्री में भी क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को श्रीलंका के साथ और हम लोग इनहेंस करें, कनेक्टिविटी बढ़ाएं, फिजिकल, डिजिटल, पोर्ट, है ना? ठीक है, टूरिज्म हैज रिबाउंड इन श्रीलंका, रिबाउंड कर रहा है। तो ये सब जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, वही चाइना वाइना एंगल, नेपाल, म्यांमार, सब तो बेकार चल रहा है। बचा कौन, श्रीलंका, उसके साथ तो कम से कम ठीक रहे। गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, वो तो ठीक है, तू तो पढ़ा हुआ लग रहा है, बाकी लोगों से पूछ रहा हूं मैं, क्या होता है बॉन्ड? ठीक है, जैसे कि मान लो तुमने उसको लोन दिया 10 लाख का, तुमने उससे क्या किया, एक पूरा अग्रीमेंट साइन करवाया कि मैं तुमको 10 लाख का क्या दे रही हूं, लोन दे रही हूं। ठीक है, और पूरा उसको नोटरी वोटरी में जाके सब कुछ स्टाम्प पेपर वगैरह पे करवाया। समझ में आ रही बात? तो एक तरह से तुम उससे बॉन्ड साइन करा दी कि तुम उसको कितना लोन दे रही हो, 10 लाख। अब वो 10 लाख लोन तुमको चुकाएगी, उसने बोला है कि हाँ 5 साल में वो डबल करके तुमको दे देगी 20 लाख। समझ में आई बात? तो बॉन्ड जनरली होता है एक तरह से लोन वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, लोन वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इंडियंस जो हैं उनको गोल्ड का बहुत शौक है कि नहीं है? बोलो, गोल्ड का बहुत शौक है। शादी आया नहीं, गोल्ड 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 गोल्ड, खूब गोल्ड खरीदते हैं इंडियंस। ठीक है, इंडियंस दो चीज खरीदते हैं, जमीन और गोल्ड, खूब गोल्ड में खरीदते रहते हैं। अब गोल्ड खरीदते हैं तो इतना गोल्ड तो हमारे यहां निकल नहीं रहा मिट्टी खोद के। हमारे यहां इतना गोल्ड का माइनिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो गोल्ड हमारे यहां इतना नहीं हो रहा, तो गोल्ड को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे कंट्रीज से। अब दूसरे कंट्रीज से अगर गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट, तो गोल्ड लाने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा, पैसा। और हमारा रुपया से थोड़ी होगा, हमें क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो डॉलर का रिजर्व है वो क्या होगा, कम होगा गोल्ड लाने में, होगा कि नहीं होगा? तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि देखो, जो लोग शादी वादियों में गहना वहना यूज करते हैं वो सब ठीक है, बट बहुत सारे लोग ऐसे ही गोल्ड खरीदते रहते हैं कि गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा, गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा। तो भाई इतना गोल्ड मत खरीदो, इतना गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने से क्या होता है, लॉस है। फॉरेक्स करेंसी क्या होता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होते जाता है। गोल्ड ज्यादा मत खरीदो। तुम बोलते नहीं खरीदेंगे क्योंकि गोल्ड का दाम बढ़ता है तो फायदा हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड, फिजिकल गोल्ड मत खरीदो, पेपर गोल्ड खरीदो। हम तुमको गोल्ड ही दे रहे हैं, पेपर में लिख के दे रहे हैं कि तुम गोल्ड ही खरीद रहे हो बट गोल्ड नहीं खरीद रहे हो। मतलब फिजिकली तुम्हारे पास गोल्ड नहीं आ रहा है, बट गोल्ड किस में आ जा रहा है, ऑन पेपर में आ जा रहा है। ठीक है, कि तुमको 1 लाख का गोल्ड खरीदना था इसलिए कि 1 साल बाद बढ़ जाएगा। तुम एक काम करो, 1 लाख का गोल्ड मत खरीदो, 1 लाख का पेपर खरीद लो।
और उसका वैल्यू गोल्ड के इक्विवेलेंट ही रहेगा। गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा उस पेपर का प्राइस वैसे वैसे बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे घटेगा उस पेपर का प्राइस वैसे वैसे घटेगा। समझ में आई बात? उसी को क्या बोला गया? गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन मतलब वो गवर्नमेंट निकालती है, इसलिए सॉवरेन। सॉवरेन एंटिटी कौन है? गवर्नमेंट ही है ना, है ना। ऐसा नहीं कि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला निकाल रहे हैं कोई छोटा, गवर्नमेंट निकाल रही है, इसलिए क्या नाम है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सब काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? आरबीआई। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने एक चीज और बोला कि देखो जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तुम्हारा इसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ हम अलग से 2.5% का इंटरेस्ट पे दे देंगे। तो लोग खुश कि अगर हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो मेकिंग चार्ज अलग लगेगा। समझ में आई बात? तुम बिस्किट खरीद के थोड़ी रखता है, लोग गहना ही खरीदता है, तो वो चार्ज लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, फिर बेचने जाओ तो बेचो, ये वो। यहां पेपर खरीदा, प्राइस तो बढ़ ही रहा है, साथ में गवर्नमेंट भी कितना दे रही है? 2.5% इंटरेस्ट अलग से दे रही है। गवर्नमेंट ने बाद में उसमें कंडीशन लगाया कि 8 ईयर बाद तुम इसको वो कर सकते हो, मतलब गोल्ड बॉन्ड को क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो, अपना पैसा ले सकते हो, या कम से कम 5 ईयर बाद ले सकते हो। कुछ कुछ कंडीशन गवर्नमेंट लगाएगी ऑब्वियसली। अब जो तुम बॉन्ड खरीद रहे हो पेपर, वो पैसा कहां जा रहा है? आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसी पैसे को डेवलपमेंट के काम में लगा रही है। समझ में आई बात? जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो क्या पढ़ते हो? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है टैक्स से और खर्चे में जा रहा है, तो गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है, जितना आता है उससे ज्यादा खर्चा करेगा तो क्या हो जाएगा? घाटा लगेगा, डेफिसिट। तो डेफिसिट के लिए तुमको लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक गवर्नमेंट को लोन लेने का तरीका ही हो गया कि तुम काम करो, पेपर लो, पैसा दो। समझ में आ रही बात? है ना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो यही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अब ये हेडिंग क्या कहता है? हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। ये आर्टिकल ये कहता है कि गोल्ड बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट गोल्ड वाला पैसा तो दे ही रही है जो बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी 2.5% दे रही है, तो गवर्नमेंट ज्यादा नुकसान करा रही है अपना, है ना। गवर्नमेंट अपना क्या कर रही है? ज्यादा नुकसान करा रही है। और गोल्ड खरीद कौन रहा है? अमीर लोग, मिडिल क्लास लोग। तो एक्चुअली, और गोल्ड मजबूरी में थोड़ी खरीद रहे हो, गोल्ड कोई सीएनजी थोड़ी है, गोल्ड कोई तुम्हारा पेट्रोल थोड़ी है, गोल्ड कोई एजुकेशन थोड़ी है। तो बेसिक फायदा लोगों को नहीं हो रहा है, लोगों का क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। समझ में आ रही बात? अगर यही गोल्ड की जगह एजुकेशन में गया होता तो इतने लोग एजुकेटेड तो हुए, बट गोल्ड से तो कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। तो हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत को फाइनेंस करने के लिए गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट ले रहा है। यही है व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट एंड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू इन्वेस्टिंग इन फिजिकल बॉन्ड। कौन इशू करता है? आरबीआई। 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा। मैच्योरिटी पीरियड कितना था? 8 ईयर, लेकिन 5 साल बाद आप क्या कर सकते हो? रिडीम कर सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए पूरा। ठीक है, अरे बोलो। फीचर क्या है? मार्केट से लिंक, जैसे गोल्ड बढ़ेगा ये बढ़ेगा, जैसे गोल्ड घटेगा वो घटेगा। एक फायदा और है कि मान लो मैंने गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया, अब तुमको बेच सकता हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को ही बेचूंगा तो बेचूंगा, तुमको ही बेच सकता हूं कि यार मुझे पैसे की जरूरत है, तू ले ले, है ना। तो वैसे भी काम चल सकता है कि नहीं। तो सेकेंडरी मार्केट में उसका क्या हो सकता है? ट्रेडिंग। स्टोरेज बेनिफिट, आपको घर पे स्टोर करके नहीं रखना कि कोई चुरा ले जाएगा। समझ में आ रही बात? रिटर्न भी उस पर अच्छा ही मिलेगा। यही सब चीज था। प्रॉब्लम क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। और धीरे धीरे गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड को क्या करती गई है? कम से कम इशू करती गई। गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट क्या करेगी? इशू करेगी। आरबीआई उसको क्या करेगा? इशू करेगा। तो आरबीआई ने क्या किया? टाइम टू टाइम गोल्ड बॉन्ड को इशू करने का टाइमिंग क्या कर दिया? घटा दिया। मतलब लोगों को जरूरत भी था तब भी ज्यादा गोल्ड बॉन्ड दिया ही नहीं। तो यही सब चीजें हैं। ये परफॉर्मेंस है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो गोल्ड बॉन्ड के बारे में आप समझ गए। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ दिसंबर पार्ट 2। विल हैव वन मोर दिसंबर पार्ट 3 ऑन सैटरडे, जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स
दिसंबर का खत्म कर रहे होंगे, और डेली वाला तो आपको मिलेगा ही 8-9 बजे 10 बजे रात में DCA यूट्यूब पे आपको अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक बात है, ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए है ना, प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में कैसे यूजफुल है, समझ में आ गया। ठीक, चलिए फिर, है ना। जीसेक अलग चीज है, जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, गोल्ड बॉन्ड मतलब सिर्फ गोल्ड की ही बात हो रही है यहां पे। किसकी बात हो रही है? गोल्ड की बात हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।